बेटा आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल पूरा फुल वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि कोई एक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करके बताओ। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इतना सा काम करना होता है कि आप देख लो कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है क्या। जैसे कहीं आपका क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जैसे आपको 1/x तो नहीं गिवन है, मतलब वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में तो नहीं है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर निगेटिव आ रही है आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल रूट के अंदर है तो आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कि ये 4 केसेस आपको देखने हैं कि किसी इक्वेशन में है क्या। अगर ये आपको मिल रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया x⁴ माइनस 4x+7 और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये पॉलिनोमियल है, आइडेंटिफाई करो। आप देखोगे वेरिएबल x है, 4x है, x पर पावर आपको 4 दिखाई दे रही है, यहाँ x पर पावर आपको 1 दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ पावर देखना है और वो भी सिर्फ वेरिएबल की। यहाँ पर आपको वेरिएबल की पावर 4 और 1 दिखाई दे रही है, दैट इज इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बट फ्रैक्शन या निगेटिव नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो x की पावर तुमको क्या दिख रही है बेटा, 2 दिख रही है। √2, 2 रूट के अंदर है लेकिन x नहीं है रूट के अंदर, x नहीं है रूट के अंदर, तो x की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अब देखो अगर सिर्फ कांस्टेंट मिल जाए, सिर्फ कांस्टेंट मिल जाए तो तुम उसके आगे एक वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0 लगा सकते हो। तो इसका मतलब यहां भी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर आ गई, 0 इज अ होल नंबर, तो हम बोलेंगे यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, x को रूट के अंदर डाल दिया गया है, x को रूट के अंदर डाल दिया गया है, तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता। आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। अब इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, x डिनोमिनेटर में चला गया, x डिनोमिनेटर में चला गया, अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन ये बनते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। डिग्री एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसकी डिग्री क्या है या ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर किसकी, कांस्टेंट की नहीं देखनी तुमको, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो भी होती है हम उसी को बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन तुमको दे दिया x⁴ प्लस 3x² प्लस x प्लस 8। मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर तुमको क्या दिखाई दे रही है, 4। तो आप बोलोगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। ऐसे ही अगर तुमको किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर तुमको 0 दिखाई देती है, जैसे वेरिएबल की पावर 0 किस में होगी, जैसे कोई नंबर मैंने तुमको दे दिया 3। अब 3 में आप क्या लिखोगे, x⁴ 3 को आप लिख सकते हो 3x⁴0। तो यहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री तुम्हारी कितनी हो गई, 0। तो अब यहां ध्यान से देखना, अगर डिग्री 0 है तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ज्यादातर हम लोग इसी की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। 3 है हम बोलेंगे क्यूबिक। 4 के लिए हम लोग बाई क्वाड्रेटिक टर्म यूज करते हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो
अभी यहाँ ये बात ध्यान से देखना, मैंने तुमको ये बोला अगर कोई नंबर मैं तुमको सिर्फ 3 दे दूं तो तुम इसको लिख सकते हो 3x⁻0, इसका मतलब 3 ही होगा। लेकिन अगर मान लो मैं तुमको कांस्टेंट में 3 के बदले 0 दे दूं, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि क्या 0 पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियसली 0 इज अ पॉलिनोमियल। बट 0 के आगे आप x के पावर कुछ भी लगा सकते हो ना, 100 भी लगा सकते हो, इवन देन द आंसर इज 0। तो इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसके पॉलिनोमियल की डिग्री को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। मतलब आपसे पूछे, एक नंबर दे दे 0 और पूछे बताओ इसकी डिग्री क्या है, आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, आप बोलोगे इट इज अ टाइप ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आया बेटा तुम लोगों को। नाउ सी, अब बिकॉज हम लोग यहाँ पर ज्यादा बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करने वाले हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो जनरल फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये याद रखना ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर तुमको a b और c कई बार सेलेक्ट करने को आता है कि आइडेंटिफाई करो a क्या है, b क्या है और c क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अच्छा, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं। जीरोस का मतलब पढ़ रखा है तुमने 9th क्लास में पहले। जीरोस का मतलब वो वैल्यू उस वेरिएबल की जिसको कि उस इक्वेशन में रखने पर मुझे पूरा आंसर 0 मिल जाए। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात मैं करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। और अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। और कम से कम कितने जीरोस हो सकते हैं? कि उसके कोई जीरो हो ही ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई जीरो ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक जीरो हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, 2 जीरो हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये जो एक जीरो वाला केस होता है ना, इसको हम आगे जाके 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे पढ़ने वाले हैं कि रियल रूट्स विच हैव 2 इक्वल जीरोस, इक्वल रूट्स, इक्वल जीरोस या इक्वल रूट्स, बिकॉज हम क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स टर्म भी यूज करते हैं। नाउ सी, अब हमसे पूछा जाता है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल, किसी पॉलिनोमियल की क्या करो? वैल्यू निकालो। अब मैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालूं? तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो वेरिएबल है उसकी कुछ एक वैल्यू डालनी है, फिर एंटायर इक्वेशन की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहां तुमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 3 की वैल्यू निकालो व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। या फिर तुमको इस लैंग्वेज में नहीं, कुछ अलग से लैंग्वेज में तुमको ऐसे दे दे कि बेटा p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। p ऑफ x इज दिस एंड यू हैव टू फाइंड p ऑफ 2। तो आप क्या काम करने वाले हो? आप x की जगह 2 डाल दोगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि जब भी x की वैल्यू डाल रहे हो उसको एक ब्रैकेट के अंदर डालना ताकि मिस्टेक्स नहीं हो तुमसे। अब देखो, तुमने यहां पर x की जगह 2 डाल दिया, 2² माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3। देखो मैंने हर x की जगह 2 डाल दिया है और 2 को ब्रैकेट में भी रख दिया है। नाउ 2 का क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, देन डेफिनेटली इट विल बी 2 इंटू 4। देखो बेटा मैं जो डॉट लगा रही हूँ, डॉट का मतलब इंटू है, डेसिमल मत समझ लेना। 7 इंटू 2 प्लस 3। Now see, 8 plus 2 into 4 is 8. 7 into 2 is 14 plus 3. Now see very carefully, 8 plus 8 16, 16 plus 3, always हम लोग add वालों को एक साथ कर लेते हैं। 19 minus 14 it is equals to 5. तो अगर मुझसे ये बात पूछी जा रही है कि बेटा इस पॉलिनोमियल का p of 2 की वैल्यू निकालो, तो मैंने p of 2 की वैल्यू निकाल ली, इट इज 5। नाउ सी, अब देखो, अभी अभी तुमने p ऑफ 2 की वैल्यू निकाली, ये 5 आ गई। मान लो ये 5 नहीं आती,
इसके बदले मान लो तुम्हारा आंसर तुमको 0 मिल जाता, अगर ये आंसर 0 मिल जाता तो तुम क्या बोलते कि दिस टू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसका मतलब 0 क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती, सॉरी पॉलिनोमियल की नहीं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको तुमने पॉलिनोमियल में डाला और तुम्हें आंसर 0 मिल गया। अब देखो, अब अगर मुझे चेक करने को बोला जाए, मुझे चेक करने को बोला जाए कि चेक करो कि क्या 1/2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो मैं कैसे चेक करूंगी? मैं ऐसे चेक करूंगी कि मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 डाल दूंगी और फिर चेक करूंगी कि क्या मेरा आंसर 0 आ रहा है। अब देखो, मैं x की जगह, याद रखना बेटा ब्रैकेट के अंदर डालना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, +5 इंटू 1/2 -3। चेक करते हैं, 2 इंटू 1/4 +5/2 -3। अब देखो, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। 1/2 और 5/2 कितना हो जाएगा? 6/2। 6/2 -3, 6/2 कैंसिल कर सकते हो तुम, ये हो गया 3। 3 -3 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब तुमको 0 मिल गया। 0 मिल गया, इसका मतलब तुम आंसर क्या दोगे? यस, yes, this polynomial, this value 1/2 is a zero of this polynomial. नाउ सी, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आ सकते हैं, तुमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे, जैसे p, k, a, कुछ भी बोला जा सकता है। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन तुमको क्या दिया जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, for what value of p -4 is a zero of this polynomial। देखो ये पॉलिनोमियल पूरा यहाँ पर ऐसा है, मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, x² -2x -7p+3। तुमसे क्या बात बोली जा रही है यहाँ पर? तुमसे ये बात बोली जा रही है कि -4 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, मतलब बता दिया तुमको कि -4 0 है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की जगह -4 डाल दूं तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। मुझे पता है ये बात कि मेरा आंसर 0 आना चाहिए। मैं x की जगह -4 डाल दूंगी, -4² -2 इंटू -4 -7p+3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने डाल दिया। अब बताओ, -4 का स्क्वायर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, -4 का स्क्वायर +16 होगा, -16 मत लिख देना तुम। अब ये +16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, -4 और -2, ये +8 हो गया, माइनस, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करने जा रही हूँ, ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, पता है हम लोगों को ये बात। 16 + 8 24 -7p-3 इज इक्वल्स टू 0। 24 और 3 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये मत कर देना कि 24 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 24 - 3 21 -7p इज इक्वल्स टू 0। नाउ सी, 7p को उधर शिफ्ट करा देते हैं, तो 7p 21 हो गया, तो p की वैल्यू मुझे मिल गई 3, तो मुझे आंसर मिल गया। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। नाउ सी, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो अभी तक हमने जो किया, दैट इज अ रिवीजन ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग क्लास 10th के टॉपिक पर आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे शो करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि तुमको एक ग्राफ बना करके दे देंगे, एक ग्राफ तुमको बना करके दे दिया गया, जैसे मुझे एक ग्राफ बना करके दे दिया गया और मुझसे पूछा जा रहा है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में वैल्यू कैसे बना देती हूँ मैं एक बार, जैसे ग्राफ कुछ ऐसा बना के दे दिया गया।
अब इस ग्राफ में तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कर्व लाइन के फॉर्मेट में बन गया। अब इसमें तुमको सिर्फ इतना सा देखना है, लाइन कर्व हो स्ट्रेट हो ये तो बाद में देखेंगे, पहले तुमको इतना सा देखना है कि जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को तो देखना ही मत, जो एक्स एक्सिस है उसमें कितनी जगह ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। जो ग्राफ मैंने बनाया वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। जैसे मान लो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो ये वैल्यू होती -4, -4, 0, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता, तो हम क्या बोलते कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -4 है। यहां मान लो होता 1, 0, हम बोलते इस पॉलिनोमियल का एक और जीरो 1 है। यहां मान लो होता 4, 0, हम बोलते इस पॉलिनोमियल का एक और जीरो 4 है। मतलब इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने जीरो है? 3 जीरोस। कैसे पता लगाया हमने? हमने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को काउंट कर लिया, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को देखना भी नहीं है आपको। नाउ सी, अब ऐसे ही ग्राफ जैसे लीनियर इक्वेशन के जिसकी की डिग्री 1 होती है, जो अभी हम लोग थर्ड चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, अगर उसका ग्राफ हम बनाएं तो वो ग्राफ बनता है ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन। चाहे यू बन सकता है चाहे यूं बन सकता है, कैसा भी बनेगा बट बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम ग्राफ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाते हैं जिसकी डिग्री 2 है, ax² + bx + c वाला फॉर्मेट, तो वहां पर जो ग्राफ हमको मिलता है वो हमेशा एक पैराबोला मिलता है। पैराबोला मतलब यू शेप का ग्राफ। वो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है और वो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड का मतलब वो ऐसा है, तो इसका मतलब ए इज पॉजिटिव। ए इज पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि बिकॉज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये वाला ए हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या हो सकती है, मे बी एनीथिंग होगी, बट मैं एक अजम्पशन, एक अंदाजा लगा रही हूँ, -2x² + 3x + 5 = 0, कुछ ऐसा होगा। मतलब ये हमेशा निगेटिव होगा। अगर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है, अगर पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है, इसका मतलब अगर वो ऐसा है तो इसका मतलब ए 100% क्या होगा? निगेटिव। सॉरी मैंने यहाँ पे निगेटिव कर दिया था, दिस वन पॉजिटिव, और यहां पर ए क्या होगा? निगेटिव। तो यहां पर ए की वैल्यू कुछ इस तरीके की मुझे मिलेगी। मतलब इस क्वेश्चन में ए 100% निगेटिव होगा, इस क्वेश्चन में ए 100% पॉजिटिव होगा। अब एक ये छोटा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, इसको देख लेते हैं। ये ग्राफ पर बेस्ड है तो ये इजीली आपको ग्राफ का कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। A ball is thrown in air so that t second after it is thrown, t second after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by polynomial h is equals to this. देखो हाइट यहां पर y एक्सिस पर गिवन है और टाइम यहां पर x एक्सिस पर गिवन है। टाइम एक्स एक्सिस पर गिवन है। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? इक्वेशन कुल मिलाकर के ऐसी है, मैं ऐसा समझ सकती हूँ इसको, y इज इक्वल्स टू 25x - 5x²। देखो ये ओपन डाउनवर्ड पैराबोला है, इसीलिए x² का कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव है। अब ध्यान से देखना, इस पॉलिनोमियल को देखते हैं। राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तुमको नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिखने हैं, नंबर ऑफ जीरोस नहीं लिखने हैं, कौन कौन से जीरोस हैं ये लिखने हैं।
तो जीरो ये देखो कि एक बार ये एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक वैल्यू तो जीरो ही है। तो एक जीरो, तो इसका जीरो ही हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। दूसरा 5,0 मतलब एक वैल्यू इसकी 5 है, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, 0 and 5। नाउ सी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तुमसे ये पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, वो बताओ उस बॉल ने। तो बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, मैं देखूं तो बॉल की मैक्सिमम हाइट ये वाली है। किस पॉइंट पे दिख रही है? इस पॉइंट पे दिख रही है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 5/2 ले लूं तो मुझे मैक्सिमम y मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन में डाल देते हैं t की जगह 5/2, तो h इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t² शायद यही था। हाँ, और इसमें हम t की जगह डाल रहे हैं 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 125/2 माइनस 25/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/4। अब 125/2 में से 125/4 आप माइनस करो तो आपको 125/4 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉल विल अटेन द हाइट 125/4 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। मतलब मुझे हाइट 30 मीटर चाहिए, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू 30 मीटर चाहिए और मुझे टाइम निकालना है। तो हम इसी पॉलिनोमियल में हम हाइट की जगह 30 डाल देंगे और ये एक इक्वेशन बना देंगे। आपको पता है आप इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो आप 5 से यहाँ पर होल इक्वेशन को डिवाइड कर लो। आपने 5 से डिवाइड कर लिया तो आपको मिलेगा 6 इज इक्वल्स टू 5t माइनस t²। एक बार मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेती हूँ। t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं अब आप इसका। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर आपको आंसर मिलेगा t-3 t-2। इसका मतलब आपके एक t की वैल्यू 3 आ गई, एक t की वैल्यू 2 आ गई। आई होप ये समझ में आया बेटा। मतलब टाइम 3 सेकेंड भी हो सकता है, टाइम 2 सेकेंड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर। नाउ सी, अब बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। यहां पर हम लोग को ये बात समझ में आई ना, और यहां पर हमको दो वैल्यू टाइम की और निकालनी है, हाइट ऑफ बॉल 20 मीटर लेकर के। तो 20 इज इक्वल्स टू 25t माइनस 5t² यहां भी हम डाल देते हैं। अगेन इसको हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं। 4 इज इक्वल्स टू 5t माइनस t²। सॉल्व कर लो बेटा। t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो +4 है, t² माइनस 4t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। t² माइनस 4t को एक ब्रैकेट में डाल दो, t-4 को एक ब्रैकेट में डाल दो, तो एक तो तुमको मिल गया t-1, एक तुमको मिल गया t-4। मतलब दो टाइम तुमको क्या मिल गया बेटा, एक 1 सेकेंड और एक मिल गया तुमको 1 सेकेंड और एक मिल गया 4 सेकेंड। दोनों में से कोई भी टाइम ले सकते, दोनों टाइम से, बिकॉज पॉलिनोमियल घूम के जाता है ना, तो दो टाइम पर सेम वैल्यू हमको हाइट की मिल सकती है। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप विथ इट्स कोफिशिएंट। देखो अब
क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि हमको पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने को बोला जाता है और फिर उसको कोफिशिएंट के साथ में उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझूं कि मेरे पास कोफिशिएंट क्या है और जीरोस क्या है। तो देखो अभी जैसे आप देख रहे थे ना कि मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो वैल्यूज निकाल ली, इन्हीं को जीरोस बोला जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब इस पॉलिनोमियल के बिकॉज इसकी डिग्री 2 है, इसके दो जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल हैं। उन दो जीरोस को हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। इनको निकालने का तरीका ये होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में तीनों ही टर्म मौजूद हैं तो हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मान लो किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट 0 हो और पॉलिनोमियल ऐसा हो ax स्क्वायर प्लस bx, तो आप जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? आप उस कंडीशन में आप लेंगे कॉमन, मतलब आप इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, ax प्लस b बच जाएगा। अगर पॉलिनोमियल में ये b की वैल्यू 0 है, मतलब मिडिल टर्म है ही नहीं, ऐसा है ax स्क्वायर, इसमें प्लस नहीं होगा, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी? माइनस के फॉर्मेट में दी जाएगी, ax स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या काम करोगे? इस c को रूट c का होल स्क्वायर लिख दोगे और फिर आप रूट ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख करके a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दोगे। इस तरीके से ये तीन मेथड हैं जिससे कि हम जीरोस निकालेंगे और फिर जीरोस को, जो जीरोस हमारे पास आ जाएंगे अल्फा और बीटा, उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे इसके साथ। तो वेरिफिकेशन के लिए दो रूल हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, हमको करके देखना है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, हमको ये करके देखना है। तो मतलब पहले हम जीरोस निकालेंगे, फिर उस जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में वेरिफिकेशन करेंगे, और दोनों वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। नाउ सी एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब तुमको ये बात दिखाई दे रही है कि इसमें a भी है, b भी है, c भी है, तो इसका मतलब मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करूंगी मैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं ऐसे करूंगी कि मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। मैं थोड़ा सा रफ वर्क करूंगी यहाँ पर। रफ वर्क में 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, सॉरी 18 आएगा, 18 और 1, 18, 18 के साथ में 18 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो मुझे 18 मिलेगा, 18 का हाफ कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मुझे 18 मिलेगा। अब 18 और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। 3 6 जा, 3 और 6 करेंगे तो मुझे 18 मिलेगा, और शायद कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इन नंबरों को माइनस करने पर क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 18 माइनस 1 तो 3 आ नहीं रहा, 9 माइनस 2 भी 3 आ नहीं रहा, 6 माइनस 3 जरूर 3 आ रहा है। अब मैं क्या काम करूंगी यहाँ पर? इस बीच वाले 3 को, मिडिल टर्म को हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। पहले एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर लिख ही लो। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस 3 की जगह लिख दो 6 माइनस 3। अब ध्यान से देखना, अब 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दो दो पेयर बना लो, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे हम लोग 9th क्लास में, वैसे ही करना है हम लोगों को। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x को तुम यहां से कॉमन ले सकते हो, x माइनस 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3
2x प्लस 3 एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया x माइनस 3। तो दो फैक्टर तुम्हारे बन गए। अब इसके बाद अलग अलग दोनों को इक्वल्स टू 0 कर दो। अब तुम एक बार 2x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 कर दो, एक बार x माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 कर दो। अब यहाँ पर 2x तुम्हारा आ जाएगा -3, x आ जाएगा -3/2। यहाँ पर देखो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा। ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। अब तुमको क्या काम करना है? वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? तो वेरिफिकेशन करने के लिए एक रूल है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर उनको वेरीफाइड कर देंगे। तो अब पहले मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो मेरे इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, पहले मैं एक बार ये देख लेती हूँ। मुझे ए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ए दिखाई दे रहा है दिस वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इट इज 2। बी एक्स का कोफिशिएंट, इट इज -3। सी कांस्टेंट टर्म, इट इज -9। अल्फा और बीटा मैंने निकाल लिया है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अब मैं सबसे पहले एलएचएस करूंगी सॉल्व। एलएचएस में क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डालिए, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू डालिए। फ्रैक्शन का नंबर है तो डायरेक्ट तो करेंगे नहीं आप सॉल्व, एलसीएम लेके करेंगे। यहां पर आप 2 लगाइए। यहां पर आप क्या काम करेंगे? 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। यहाँ -3 हो गया, यहाँ 6 हो गया। 6 - 3 हो जाता 3/2। अब एलएचएस आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या सॉल्व करना है? आरएचएस। आरएचएस में आपके पास क्या है? आरएचएस है आपके पास -b/a। अब b आपका कितना था ये आप देख लीजिए, b आपके पास -3 था और a आपके पास 2 था। माइनस माइनस +3 होता है, तो ये आपको मिल गया +3/2। अभी आपने सिर्फ एक वेरिफिकेशन का पार्ट किया है, अभी दूसरा वेरिफिकेशन बाकी है। दूसरा वेरिफिकेशन होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा क्या है? अगेन अल्फा इज एलएचएस, आप लिखिए अल्फा इंटू बीटा -3/2 इंटू 3, इट इज -9/2। अब आप आरएचएस लिखिए, आरएचएस इज व्हाट? c/a। c is what? c is -9/2। a is 2, c is -9। तो आप देख रहे हैं यहां भी एलएचएस आरएचएस वेरीफाई हो गए, यहां भी एलएचएस आरएचएस वेरीफाई हो गए। 3/2 3/2 -9/2 -9/2, ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया। मतलब पहले आपने जीरोस निकाला, फिर आपने वेरीफाई कर दिया। और वेरिफिकेशन के लिए दोनों रूल करना जरूरी है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपने 9th क्लास में भी कर रखा है कि मिडिल टर्म रूट में हो। देखो अगर मिडिल टर्म तुमको रूट में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक बस यूज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर तुमको बोला x² -5√5x + 30 = 0 था। अब इसमें क्या काम करो, ये 5√5 जो है रूट के अंदर क्या है? 5 है। अब हम लोग क्या काम कर रहे थे? हम लोग ये 1 और 30 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 1 और 30 को तो मल्टीप्लाई करके 30 लिख ही दो, लेकिन रूट के अंदर जो नंबर है ना उससे डिवाइड भी कर दो एक बार। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 6 हो गया। अब तुम फैक्टर 6 के बनाओ, 30 के मत बनाओ। 6 के फैक्टर क्या क्या आते हैं? 6 और 1 आता, 3 और 2 आता। और तुम सोचो कि किसको प्लस करें, किसको प्लस करें तो मुझे ये 5 मिल जाए जो √5 के बाहर है। तो 6 + 1 तो 7 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। तो तुम यहां पर 3 + 2 लिखना। मतलब इस 5 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3 + 2 और √5x एज इट इज रहेगा +30 = 0। अब इसको स्प्लिट कर दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2√5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब दो दो के ब्रैकेट बना लो। एक्स स्क्वायर -3√5x एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, माइनस को कॉमन ले लिया, 2√5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x को कॉमन ले लेते हैं, x -3√5, और यहां से 2√5 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x -3√5। अब देखो एक ब्रैकेट के अंदर मेरा आ गया x -3√5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ गया x -2√5 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरा हो गया x की वैल्यू 3√5 और दूसरे x की वैल्यू हो गई 2√5, मतलब मेरा अल्फा हो गया 3√5, बीटा हो गया 2√5। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि अब मैं अल्फा को 2√5 और बीटा को 3√5 रख दें तो कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बेटा a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी मुझे दिखाई दे रही है -5√5, जो x का कोफिशिएंट है वही हमारा b है बेटा, और c हमारा कितना आ रहा है 30। हम वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने। नाउ सी, अब क्वेश्चन जो पहले बताया था मैंने ऐसे आ सकता है कि उसमें मिडिल टर्म ही ना हो, मिडिल टर्म ही ना हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x मिसिंग हो, b 0 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, जैसे टी स्क्वायर -15 है, आप t को होल स्क्वायर बना लोगे और √15 को, एक मिनट, आप √15 को होल स्क्वायर बना लोगे, √15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा t प्लस √15 और एक हो जाएगा t माइनस √15। अब एक बार आप t प्लस √15 को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15, और एक बार t माइनस √15 को इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी +√15। एक को आप अल्फा बोल दो, एक को आप बीटा बोल दो। अब यहां पर याद क्या रखना, वेरिफिकेशन के टाइम पर, वेरिफिकेशन के टाइम पर ये याद रखना कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, मतलब a की वैल्यू 1 है, b यहाँ पर 0 है, एंड c इज -15। कुछ बच्चे b को -15 लिख के आ जाएंगे तो वेरिफिकेशन होगा नहीं उनका, और वेरिफिकेशन बिल्कुल पहले की तरह। नाउ सी, अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर तुमको ये दिखाई दे रहा है b का टर्म है, b का टर्म है बट कांस्टेंट इज मिसिंग, c यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन का मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। जैसे 4u² माइनस 8u में से हम 4u को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा u -2। तो एक बार हम 4u को इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और एक बार हम u -2 को इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो एक बार u हमारा 0 आ गया, एक बार u हमारा 2 आ गया, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। अब यहां पर यहां पर दिमाग में क्या रखना है, a की वैल्यू u² का कोफिशिएंट होगी 4, b की वैल्यू u का कोफिशिएंट होगी -8 और c यहाँ पर 0 होगा। अब वेरिफिकेशन उसी प्रोसेस से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। नाउ सी, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन में, अभी तक क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें था फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद देयर कोफिशिएंट, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला जा रहा है। देखो, अगर पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला जाए तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ रहे हो बेटा? अब फाइंड अ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किस तरीके का तुमको आ सकता है, तुमको ऐसा आ सकता है कि तुमको दो जीरोस पता हो, जैसे तुमको अल्फा और बीटा दे दिया जाए। अल्फा और बीटा अगर तुमको दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे? और अगर मुझे एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाए और पहले के पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम निकाल पाए, तो दूसरा पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का कोई एक रिलेशन में होगा, इस तरीके का क्वेश्चन हमको दे दिया जाए, मतलब कोई एक अदर पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाए। अदर पॉलिनोमियल का मतलब मुझे ऐसा दे दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 1/अल्फा होगा, 1/बीटा होगा, अल्फा बाय बीटा होगा, बीटा बाय अल्फा होगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन दे दिया जाए। अगर सिचुएशन तुम्हारे पास ऐसी है तो सीधा एक बार इन दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को प्रोडक्ट करो और फिर यहां पर पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। और यहां पर तो ऑलरेडी तुम्हारे पास गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उसको डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। और जब ऐसा केस आ जाए तो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से निकाल लो, और उसके बाद जो पॉलिनोमियल बनाना है उसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डालो, सॉल्व करो, फॉर्मेट को इनके हिसाब से रखना, अपने आप तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमको ज्यादा क्लैरिटी में पिक्चर हो जाए। अब देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। मतलब 1/4 क्या है? इट इज अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस। -1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हम सीधा फॉर्मूले में डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर है तो तुम ये काम कर सकते हो कि 4 से इंटायर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग को ये भी बोला जाता है कि हम लोग यहाँ पर इसको लिख करके ऐसे k भी लिख सकते हैं, एंड k इज 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ठीक है आप ऐसे लिख दो, ये आपका करेक्ट होगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द जीरोस रेस्पेक्टिवली। गिवन नंबर ये जीरोस हैं, 3 और -4 क्या है? जीरोस है, मतलब ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं गिवन है। अल्फा तुमको 3 गिवन है, बीटा तुमको -4 गिवन है। आपको काम एक ही करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा कर देना है, 3 -4 -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कर देना है, 3 इंटू -4 -12 हो जाएगा। अब सीधा सीधा एक्स स्क्वायर -1x सम ऑफ जीरोस डाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर हो गया। गॉट इट? इट इज सो इजी क्वेश्चन कि अल्फा बीटा हमको पता थे और हमने इक्वेशन बना ली। नाउ सी दिस इज द थर्ड टाइप। मतलब एक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, और मुझे एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हैं। आप इस क्वेश्चन को दो स्टेप में करोगे। पहले स्टेप में आप जो गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास, आप उसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना होता है तुमको पता है, -b/ये होता है, तो ये हो जाएगा -3/5। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/ये होता है, ये तुमको पता चल गया, -7/5 है। अब जो पॉलिनोमियल तुमको बनाना है उसकी बात करो। जो पॉलिनोमियल तुमको बनाना है वो पॉलिनोमियल, उसका सम ऑफ जीरोस और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर लिखो। अब सम ऑफ जीरोस उसका क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम वाली टेक्निक तुमको यूज करनी पड़ेगी। अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक्स
प्लस 1/अल्फा बीटा। अब हर क्वेश्चन को मेरा टारगेट यही होता है कि जब मैं यहां पर लिखूं तो वो क्या तो अल्फा प्लस बीटा हो या तो अल्फा इंटू बीटा, और कुछ न दिखे मुझे, क्योंकि मुझे तो यहां से सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही मिल सकता है। आप डायरेक्टली इस जो वैल्यूज है उसको यहां पर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -3/5 अपॉन -7/5 एक्स प्लस ये -7/5 है तो ये हो जाएगा -5/7। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर -3/7 एक्स -5/7। डिनोमिनेटर में दोनों में 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7x स्क्वायर -3x -5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। मतलब आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल निकाल लिया जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा होते। किस पॉलिनोमियल के? इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल का जो भी जीरोस आता उसके रेसिप्रोकल इसके जीरोस होते। नाउ सी, अब जैसे कई बार हम इस तरीके के जो थर्ड टाइप अभी अभी जो किया हमने उसको सॉल्व करते करते हम लोग के पास कई बार ऐसे टर्म आ जाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम लोग ये आइडेंटिटी याद कर लेंगे, तो इस आइडेंटिटी को हम वहां पर अगर प्लेस कर दें तो मुझे हर चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में मिल जाएगी। नाउ सी, एक मोर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, 1 नंबर का या 2 नंबर का ये आएगा। इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस आर रेसिप्रोकल, जीरोस आर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि दो जीरोस जो है ना अल्फा और बीटा, उसमें से एक जीरो पहले वाले जीरो का रेसिप्रोकल है। मतलब आप बीटा को लिख सकते हो 1/अल्फा। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या काम किया करो, आप ये आइडेंटिटी लगाओ, रेसिप्रोकल देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, रेसिप्रोकल देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हमको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a लगाना है, अल्फा प्लस बीटा मत लगाना है यहाँ पे। अब अल्फा इंटू बीटा c/a लगाना है, मैं यहां पर अगर देखूं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 में, और मुझे पता चल रहा है अल्फा इंटू बीटा लगाना है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a लिख दूं मैं यहाँ पर, c की जगह मैं लिख दूं k, a की जगह लिख दूं 5, अल्फा की जगह लिख दूं अल्फा, बीटा की जगह लिख दूं 1/अल्फा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू k/5, तो सीधा तुमको k मिल गया 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। गॉट इट बेटा, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब अगर तुमको ये बात बोल दी जाए कि जीरोस जो है वो निगेटिव ऑफ ईच अदर है, मतलब जो दो जीरोस हैं उसमें से जो एक जीरो तुम्हारे पास में जो पहले वाले जीरो का निगेटिव है, मतलब माइनस अल्फा है, तो यहां पर तुम लोग जो आइडेंटिटी लगाना वो लगाना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा तो अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा है, b हमारे पास माइनस का 3 प्लस के है, और a हमारे पास 1 है। अल्फा माइनस अल्फा हो गया 0, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, इसका मतलब तुमको मिल गया 3 प्लस के इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0, तो k तुमको मिल गया -3। इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सी, अब अपने दिमाग में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरूर याद रखना। जैसे मान लो तुमको सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई हो, सिर्फ एक इक्वेशन का मतलब जैसे कुछ भी, जैसे मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 94, मैंने कुछ भी लिया है। अब इस इक्वेशन में जो जीरोस आएंगे, बिकॉज यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो दोनों जीरोस कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ आर निगेटिव। अब जैसे इक्वेशन ऐसी हो जाए, मान लो कुछ इक्वेशन मुझे ऐसी मिल गई, 17x
+94, मतलब बी मुझे निगेटिव मिल रहा है। तो इस केस में जो दोनों जीरोस आएंगे ना, वो दोनों के दोनों जीरोस कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। अल्फा और बीटा दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी सी निगेटिव आ जाए, बी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो, मतलब नहीं है, बट सी निगेटिव आ जाए तो दोनों जीरोस के साइन कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। और इसके साथ एक और एमसीक्यू में आता है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना। अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हैं, अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल हैं, मतलब जो अल्फा है वही बीटा है, तो ऐसे केस में ए और सी का साइन हमेशा सेम होता है। मतलब जो ए का साइन होगा वही सी का भी साइन होगा। यहां पर ये ए का साइन जो होगा वही सी का भी साइन होगा। नाउ सी, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया बेटा। थैंक यू।